यौगिकों का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसके द्वारा होना है? ये होना है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा होना बेटा? ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, है ना। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? आशीष कुमार, बताओ बेटा। आशीष कुमार, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? आशीष कुमार, आवाज आ रही है बेटा? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? आशीष कुमार जुड़ रखा है ना? NH4 हम्म, NO3। ये तो अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। क्या होता है? क्या होगा? HNO3। HNO3। जी, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास यौगिक हैं और यौगिकों का हमने क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले करेंगे H2S, जो हमारे पास है तनु अम्ल के साथ। जो हमारे पास तनु अम्ल होता है, तनु तनु अम्ल के साथ, है ना। तनु का मतलब हो गया यहाँ पर डाइल्यूट। क्या होगा बेटा? डाइल्यूट, जिसको हम क्या करते हैं? पानी में किसी अम्ल को मिला करके करते हैं अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ क्या होगा? तनु अम्ल के साथ। तो तनु अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी? जो पहला नंबर है इसमें, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया करवानी। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा? देखो, सल्फाइड मैंने कहा जहां केवल एस होता है। सल्फाइड क्या होता है बेटा? सल्फाइड कहाँ होता है? जहां केवल एस होता है, सल्फाइड। ध्यान रखना, सल्फाइड जहां केवल एस होता है। तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लेने हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस प्रकार से आएगा? ये आएगा H2S के फॉर्म, है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे? नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। नाइट्रिक अम्ल क्या होगा? सबको ध्यान आ गया? नाइट्रिक अम्ल होगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे और HNO3 होगा। ये HNO3 है बेटा, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। HNO3 को क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया करवाई और ये क्या बना देगा? इज इक्वल टू बना देगा, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NO। 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? NO। और ए NO का नाम क्या है? कोई बताएगा NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसमें 4 मॉलिक्यूल, देखो 4 मॉलिक्यूल H2O निकलेंगे और प्लस क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल 3S निकलेंगे। ये सल्फर के आयन निकल आए। तो इस प्रकार से क्या होगा? जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? डाइल्यूटेड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर देखो, हम सांद्र विलयन के साथ लेते हैं। सांद्र क्या लेंगे? नाइट्रिक एसिड लेंगे। तो सांद्र विलयन के साथ किस प्रकार से लेंगे? देखो, हमारे पास सांद्र HNO3। सांद्र क्या लेंगे हम? HNO3। तो देखो, सांद्र HNO3 लेंगे तो सांद्र HNO3 क्या करेगा? किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने लिया, ये देखो H2S, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HNO3। ठीक है ना। और ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होगा? 2H2O। और साथ साथ में क्या होगा? सल्फर निकलेगा। देखो, दोनों कंडीशन में सल्फर निकल रहा है। इसमें भी सल्फर निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, ठीक है ना। जब हम डाइल्यूट में ले रहे हैं तो ज्यादा सल्फर निकल रहा है, जब हम कंसंट्रेट में कर रहे हैं तो कम सल्फर निकल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होगा बेटा? ये सल्फर हम बना सकते हैं, ठीक है ना। सल्फर का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीडेट करना, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे, दूसरा नंबर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर क्या होगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ये इसका क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड। और किसकी उपस्थिति में होगा, ये होगा नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होगी। तो यहाँ यदि हम देखें तो पहला क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीकृत होगा बेटा, मैंने कहा था ये ऑक्सीकृत होगा। और ऑक्सीकारक कौन है इसमें, ये HNO3, HNO3 का नाम क्या है, अभिषेक नाथ, अभिषेक नाथ, बताओ बेटा HNO3 का नाम क्या है, जल्दी बताओ जल्दी, फटाफट बता देना चाहिए। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, क्या है बेटा इसका नाम, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, पानी भी लेंगे बेटा, साथ साथ में क्या करेंगे, पानी भी लेंगे H2, क्योंकि तनु विलयन बनाता है इसका, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2 भी लेंगे, और ये क्या बना देगा, 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा H2SO4, और साथ साथ में NO बन जाएगा। NO क्या होगा, NO का नाम क्या है बेटा, प्राची, NO का नाम क्या है, बताओ बेटा, NO का नाम क्या है, अंकित पंडित बताओ तो बेटा NO का नाम, संदीप बताओ, इसका नाम है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड, कितनी बार बता दिया मैंने, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखो, NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, देखो अंतर कुछ नहीं है इनमें, नाइट्रिक अम्ल, थोड़ा अम्ल और ऑक्साइड का अंतर है, लेकिन फॉर्मूले अलग नहीं, देखो HNO3 को बोल रहे हैं हम नाइट्रिक अम्ल, और NO को बोल रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक दोनों में, ये अम्ल है और ये ऑक्साइड है, भाई इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड से हमने क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे यदि हम सांद्र विलयन लेते हैं यहाँ पर, इस कंडीशन में यदि हम क्या करते हैं, सांद्र विलयन लेते हैं, ये तो तंतु विलयन था, सांद्र H2SO4 लेते हैं, तो सांद्र H2SO4 सॉरी सांद्र HNO3 लेते हैं, H2SO4 गलत ले रहा हूँ, ठीक है ना, HNO3 लेते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड की क्या कंडीशंस होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है सल्फर एक हो गया, और डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है इसमें, डाइऑक्साइड, इस पर फिर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HNO3 की अभिक्रिया करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, क्या बना देगा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और प्लस यहाँ क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बना लेता है, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही बना, है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना। मेरी आवाज आ रही है बेटा, प्रॉपर आ रही, सर स्क्रीन रुक गई सर। स्क्रीन रुक गई, दिख नहीं रहा सर, कुछ स्क्रीन रुक गई फिर से। अच्छा ओके, ये जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम है, अब चल गए बेटा, ये सर। चलो एक मिनट, टाइम लगा, ठीक है ना। तो अब देखो सांद्र सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हमने इस प्रकार से अभिक्रिया करी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट यदि देखें बेटा, इसमें इसके बाद और है
कीजिए, हम क्या करें, इस टाइप से अभिक्रिया और आगे बढ़ाते हैं। तो किस टाइप से आ सकता है, देखो जैसे माना हमारे पास है, ये तो हो गया सांद्र अम्ल के साथ, है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें फेरस लवण, फेरस लवण से अभिक्रिया करवाना है ना। तो फेरस लवण आप समझते हैं, फेरस लवण क्या हो सकता है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो फेरस लवण, ठीक है ना, फेरस लवण लेते हैं। तो फेरस लवण की कंडीशंस में हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जो फेरस लवण है किसकी अभिक्रिया करवाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ किस चीज की अभिक्रिया हो सकती है, 1 मिनट बेटा, चालू हो जाएगा। देखो अब फेरस लवण है, और फेरस लवण का किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, सल्फ्यूरिक सॉरी नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फेरस लवण की अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ यदि हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास है फेरस लवण होता है FeSO4, ये है बेटा फेरस सल्फेट, ठीक है ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, ये कहते हैं SO4 पे, और इस पर जब 2 नेगेटिव चार्ज है तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए क्या होगा, फेरस लवण हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, फेरस लवण कहा जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं हम, फेरस लवण। जब हम फेरस लवण को, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल के साथ, देखो किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल HNO3, ठीक है, क्या होंगे, HNO3 होंगे। तो इस पर हम क्या करवाएंगे, साथ साथ में इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले लेंगे, H2SO4, और जब इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला करके ये टोटल मिला करके क्या बना देता है, फेरिक सल्फेट बना देता है। तो देखो फेरिक सल्फेट में क्या होगा बेटा, फेरिक, ये है फेरस, फेरस में होता है 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, और फेरिक वाले में क्या होगा, जिसमें 3 पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। तो Fe2, और यहाँ पर आएगा SO4 की होल थ्राइस, SO4 की होल थ्राइस। देखो यहाँ SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो कितने कितने हैं, 3 है, तो 3 का दुना हो जाता है 6 नेगेटिव चार्ज। ये Fe कितने हो गए, 2 हो गए, 1 पर 3 होंगे तो 2 पर कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये क्या हो जाएगा, ये वाला फेरिक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 2 पे जुड़ रहे हैं 6, 3 वाला, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है, कौन सा वाला, ये 3 पॉजिटिव चार्ज वाला, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे फेरिक सल्फेट, और साथ साथ में इसमें बनेगा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ साथ में क्या बनेगा, 4 मॉलिक्यूल H2। तो देखो बेटा हमारे पास जितने भी रिएक्शन है हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। और यदि हम, ये तो है तनु विलयन के साथ, किसके साथ है बेटे, तनु विलयन के साथ। यदि हम यही कंडीशन सांद्र विलयन के साथ लेते हैं, तो सांद्र विलयन क्या बनाएगा, किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर किस टाइप से होगा, हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल जो है क्या होगा, फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण क्रिया करेगा, और ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा ही क्या बना देता है, साल्ट फॉर्मेशन करता है। देखो यदि हम इसमें देखेंगे थोड़ी सी आगे, इसमें सांद्र विलयन के साथ, ठीक है ना, ये भूरे रंग का छल्ला बनाता है बेटा, क्या बना देता है, भूरे रंग का छल्ला बनता है। किस प्रकार से हो सकता है, जैसे यदि हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन तो सिंपल है, यदि सांद्र विलयन के साथ, तो ये भूरे रंग का छल्ला बनाएगा, सीधे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सांद्र विलयन के साथ, ठीक है ना, और ये भूरे रंग का छल्ला बनाएगा, भूरे रंग का छल्ला बनाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख देते, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि रिएक्शन आपको कंफ्यूज करते कि, ठीक। तो ये है बेटा अलग अलग प्रकार से हमने क्या कर दिए, ये अलग अलग चीजें हैं जिनको हमने देख लिया, ठीक है ना। ये नाइट्रिक अम्ल था, नाइट्रिक अम्ल की बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है फास्फोरस। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है फास्फोरस। वो क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, कोई बता सकता है? फास्फोरस को हम किससे दिखाते हैं? पी से सर। हाँ, इसको दिखाते हैं बेटा पी से, है ना। फास्फोरस को हम पी से दिखाते हैं, लेकिन जो इसका अणुसूत्र होता है बेटा, कोई अणुसूत्र बता सकता है इसका? P4। बिल्कुल, इसका जो अणुसूत्र होता है बेटा वो P4 होता है। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है? N2 होता है। सल्फर का क्या होता है? S8 होता है। ठीक है ना, ये इनके अणुसूत्र है। ऐसे फास्फोरस का क्या होता है? P4 होता है। P4 के रूप में इसका अणुसूत्र होता है। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं फास्फोरस के कुछ गुण हैं, और इसमें देखेंगे फास्फोरस के अपर रूप। ठीक है ना, अपर रूप कौन कौन से हो सकते हैं, एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर होगा फास्फोरस के इसके अपर रूप कौन कौन से। ठीक है ना, पहले हम क्या देखेंगे, फास्फोरस के अपर रूप कौन कौन से। इसके फास्फोरस के जो अपर रूप हैं वो मुख्यतः 3 फास्फोरस होते हैं बेटा। किसी को मालूम है कौन कौन से हो सकते हैं? फास्फोरस के अपर रूप होते हैं, एक होता है श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। ठीक है ना, दूसरा क्या होगा? दूसरा नंबर आएगा बेटा इसमें लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस कितने लोगों ने देखा? लाल फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को देखा बेटा आप लोगों ने? नहीं देखा। और तीसरा होता है बेटा काला फास्फोरस, काला फास्फोरस। ये 3 प्रकार के फास्फोरस अपर रूप है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस सभी बच्चों ने देखा हुआ है। ठीक है ना, जो माचिस की तीली होती है बेटा उसकी जो आगे लगा रहता है वो होता है लाल फास्फोरस, उसको हम क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। ठीक है ना, ये लाल फास्फोरस अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हो सकता है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो श्वेत फास्फोरस है, इस श्वेत फास्फोरस के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है ना। तो पहले हम देखते हैं श्वेत फास्फोरस। श्वेत मैंने सफेद रंग का होगा, है ना, श्वेत फास्फोरस। इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो ये क्या होता है बेटा, जो विद्युत आर्क भट्टी होती है, किससे? विद्युत आर्क भट्टी, विद्युत आर्क भट्टी। आप लोगों ने देखा होगा इसको कहीं, कम चांसेस होते हैं लेकिन दिख जाती हैं। हरिद्वार में है ये। ठीक है ना, विद्युत आर्क भट्टी, ठीक है, से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उससे विद्युत आर्क से जलाया जाता है ना। उससे जो हड्डियों से जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वो श्वेत फास्फोरस होगा, श्वेत फास्फोरस। तो विद्युत आर्क भट्टी से जो प्राप्त होता है वो कैसे होता है? श्वेत फास्फोरस होता है। दूसरा, यदि हम इस क्या करते हैं, वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये पीला पड़ जाता है। कैसे हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है ना, यदि हमने क्या किया बेटा, इसको खुला छोड़ दिया, इसका रंग कैसे हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। ध्यान रखना है इसका, है ना। और इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस। तो पीला फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस एक ही है। केवल अंतर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसको वायु में खुला छोड़ते हैं, क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है बेटा, ये ठीक है ना। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? आवाज आ यस रही है बेटा? सर। हाँ, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पीला फास्फोरस। ये है पीला फास्फोरस। क्लियर। नेक्स्ट जो है
पीला फास्फोरस लेके हमने खुला छोड़ा उसको और वो पीले रंग का हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे तो संरचना किस प्रकार से होती है। तो जो फास्फोरस की जो संरचना होती है वो हमें मालूम है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और चार क्या होते हैं, एक साथ तत्व जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? तो जो फास्फोरस की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे ये पी है और ये पी दूसरे जो पी से, यहाँ पर ये देखेंगे एक पी दूसरे पी से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है ना? और यहां से इस टाइप से दूसरा पी इस टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? और साथ साथ में यहाँ यदि देखेंगे तो इस प्रकार से भी ये पी यहाँ जुड़ा हुआ, ये पी यहाँ जुड़ा हुआ, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से होगा और एक बॉन्ड टॉप टू बॉटम होगा ऐसे। ठीक है ना? और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होता है बेटा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से श्वेत फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? इसको हम कह सकते हैं चतुष्फल फलक रूप। क्या बोल सकते हैं? चतुष्फलक। इस प्रकार से इसका जो संरचना होगी चतुष्फलक होगी। ठीक है ना? और एक किस रूप में रहता है ये तो मैंने पहले बता दिया कि ये P4 के रूप में रहता है, P4 अणु के रूप में रहता है। ठीक है ना? और इनके मध्य कौन से बंध बनते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक पी क्या होगा, जो एक पी है, देखो एक जो पी है वो अन्य 3 पी से क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। एक पी अन्य पी से, अन्य फास्फोरस से सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक सहसंयोजक बंध बनाता है। देखो एक पी जो है क्या कर रहा है, अन्य पी, देखो इसके साथ देखेंगे तो इसमें 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 3। ठीक है ना? इसके साथ देखो तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सबके सब बना रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है, 3 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से 3 सहसंयोजक बंधों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना? इनके बीच जो बंधन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है ना? और ये क्या होता है बेटा, कम स्थायी होता है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कम स्थायी, और जो स्थायी कम होता है बेटा वो क्या होता है, कम स्थायी का मतलब क्या हुआ, जो स्थायी नहीं होगा वो अत्यधिक क्रियाशील होगा। कम स्थायी है इसका मतलब क्या है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। ठीक है ना? इसकी यदि कम स्थायी का मतलब हो गया क्रियाशीलता अधिक। ठीक है ना? क्या होगा इसमें, क्रियाशीलता अधिक होगी, ये अधिक क्रियाशील होगा, ये मतलब होता है ना? जो कम स्थायी होते हैं वो क्रियाशील ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? जो एक स्टेबिलिटी जिनमें क्या होगी, कम होगी, वो क्या होंगे, वो क्रियाशील अधिक होंगे। ठीक है ना? यदि हमने क्या किया, ताजा हमने लिया फास्फोरस, तो ताजा फास्फोरस कैसे होता है, ये वाला फास्फोरस कैसे होगा, जो ताजा फास्फोरस होगा वो कैसा होगा, वो सफेद रंग का होगा। ठीक है ना? ध्यान रखना वो कैसे होगा, श्वेत रंग। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है ना? ये क्या करेगा, पीला हो जाता है, कुछ समय बाद क्या पड़ जाता है, पीला पीला पड़ जाता है। ठीक है? ये इंफॉर्मेशन है बेटा इसकी, है ना? और यदि हम इसको काटें, तो यदि इसको काटते हैं तो काटने पर ये क्या होगा बेटा, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यानी कि जैसे यदि हम चाकू से इसको काटना चाहेंगे, एक दिन दिखाएंगे हम आपको, सोडियम को हम क्या करेंगे, चाकू से काटेंगे। सोडियम को क्या कर सकते हैं, हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या होगा, ये मोम की तरह मुलायम होता है और चाकू से इसको काटा जा सकता है। ठीक है ना? क्या किया जा सकता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। किसको किसको काटा जा सकता है बेटा, चाकू से, फास्फोरस को। ये मुलायम होता है, जैसे मोम होता है इसी प्रकार से मुलायम होता है। और इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, यदि हम इसको, लहसुन की तरह। बिल्कुल लहसुन की तरह होती है इसकी, है ना? ये कैसे होती है, लहसुन की तरह इसकी गंध होती है। तो लहसुन की तरह इसकी गंध होती है, जैसे लहसुन कहीं पर काटा गया होगा तो इस प्रकार से इसकी गंध होती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसकी, है ना? इसको देखेंगे बेटा, इसका जो गलनांक और क्वथनांक है, ये गलनांक इसका है 300
17 और जो इसका क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक होगा, ये क्वथनांक होगा 553 केल्विन। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई इसकी जो हमने बता दी है आपको, है ना। ये क्या होता है, यदि हम फास्फोरस को देखेंगे तो ये विषैला भी होता है बेटा, जहरीला होता है ना। कैसे होता है, विषैला, विषैला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, विषैला होता है, ये हड्डियों को क्षय भी करता है। यदि माना इसके हमारे शरीर में चले गया तो ये हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद चलता है हम इसमें इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो फास्फोरस नेक्स्ट है बेटा, इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका ऑक्सीकरण। कुछ चीजें थोड़ा बोरिंग लगेगी आप लोगों को, लेकिन आदत पड़ जाएगी इसकी, ठीक है ना। यह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जानते हैं आप लोग, इसका यदि हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ जो P4 है, जो हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस होगा। फास्फोरस किस रूप में रहता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है। और इसको हम क्या करेंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बना देगा P4 और H क्या होगा, सॉरी O क्या होगा, O होगा इसमें 10, P4O10। और इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बेटा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इस प्रकार से कह सकते हैं, इस है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जैसे हमने किससे अभिक्रिया करवाई थी, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी, इसी प्रकार से इसमें भी है कि जब हम क्या करवाएंगे, अधातुओं से अभिक्रिया करवाएंगे। अधातु कौन है, तो देखो बेटे यहाँ कुछ चीजें हमें पता लग जाएगी कि अधातु कौन है, ठीक है ना। उनके साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, तो पहले हम लिखते हैं अधातुओं, ठीक है ना, के साथ क्रिया। तो अधातुओं के साथ किस प्रकार से क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो अधातुओं में, अधातु किस, कौन अधातु होंगे वो, जैसे नंबर 1 हम मान सकते हैं इसमें क्लोरीन हो गया, हेलोजन्स हो गए। हेलोजन को हम अधातु कह सकते हैं, जितने भी हेलोजन है। हेलोजन परिवार जो है क्या, एक प्रकार का हेलोजन, ये अधातु है, ठीक है ना। तो हेलोजन हो गया, तो इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से हो सकता है, देखो हमने लिया, यदि यहाँ पर लेते हैं तो हम लेते हैं P4। P4 किसका अणुसूत्र है, फास्फोरस का। और इसमें हम क्या करवाएंगे, 6 मॉलिक्यूल Cl2 के। Cl2 क्या है, इसमें हेलोजन है ना। हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 4 मॉलिक्यूल PCl3। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड से, ठीक है ना। यदि P4 के साथ फिर हम 10 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, 4 मॉलिक्यूल PCl5 बना देगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम सल्फर के साथ करवाएं बेटा इसकी अभिक्रिया, तो सल्फर के साथ क्या होगा, जैसे हमने लिया 8 मॉलिक्यूल, हमने P4 लिया, और इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल S8 लेंगे, S8 है बेटे, S है, S8 लेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 8 मॉलिक्यूल P4 और S3, ठीक है ना। ये क्या होगा, S3, इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसका नाम है फास्फोरस टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। तो ये किससे अभिक्रियाएं हैं, अधातुओं के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके बाद जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया, जो जलीय क्षार होते हैं, ठीक है ना, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो यदि हम इसमें देखें तो जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, क्या होगी, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया, हम लेते हैं जलीय क्षार, ठीक है ना, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया।
तो जो जलीय क्षार होंगे, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे बेटा जलीय क्षार क्या हो सकता है ना। जो जलीय क्षार है हमारे पास, तो जलीय क्षार क्या हो सकते हैं, जैसे NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल के द्वारा बना हुआ क्षार है। तो जलीय क्षार में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, P4 और प्लस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर क्या होगा 3 मॉलिक्यूल H2 यानी कि जल भी ले लिया, और फिर ये क्या बना देगा, ये बना देगा फॉस्फीन PH3। ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो PH3 बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फीन, याद रखना है इसको फॉस्फीन। और साथ साथ में इसमें बनता है सोडियम मेटाफॉस्फाइड, सोडियम मेटाफॉस्फाइड NaH2PO2, ये है सोडियम मेटा, ये सोडियम हाइपो मेटा, सॉरी इसका नाम होगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है ना। और ये है फॉस्फीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस बेटा है ना, फॉस्फीन गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया। यदि हम धातुओं के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, धातु कौन कौन से हो सकता है हमारे पास, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, जो धातु होते हैं, ठीक है ना, धातुओं के साथ क्रिया। तो यहाँ पर यदि धातु देखेंगे तो धातु के हम लेते हैं, जैसे धातु कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्या है अपने आप में एक धातु है, ठीक है ना, सोडियम क्या है एक प्रकार की धातु है। तो यदि हम P4 की अभिक्रिया मान लीजिए हम सोडियम से करवाते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम फॉस्फाइड, 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Na3P, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सोडियम फॉस्फाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया हो सकती है। यदि हम P4 की अभिक्रिया Mg से करवाएं, थोड़ा सा अंतर है बेटा, ये 2 संयोजकत्व वाला है, ये 3 संयोजकत्व वाला है ना, एक 2 संयोजकत्व वाला है, एक 3 संयोजकत्व वाला, बस इतना अंतर है, और बाकी कुछ नहीं है उसमें। देखो यहाँ पर क्या बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल Mg और 3, और P क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ केवल P था, यहाँ P2 हो जाएगा बस, और इसका नाम भी मैग्नीशियम फॉस्फाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ धातुओं के साथ इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपचयन प्रकृति। यदि हम अपचयन को देखेंगे तो अपचयन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, इसकी अपचयन प्रकृति, अपचयन प्रकृति किस प्रकार से आ जाएगी, इसमें फास्फोरस का फॉर्मूला सबको याद हो गया, P4 है, अणुसूत्र क्या है P4 है, ठीक है ना। उसके बाद है अपचयन प्रकृति, यानी कि इसमें अपचयन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो अपचयन की क्रिया किस प्रकार से हो सकती है, इसको देखते हैं। तो इसमें अपचयन किस प्रकार से आएगा, तो अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, अपचयन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का, जल्दी बोलो, जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का, निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा अपचयन में, त्यागे जाते हैं ग्रहण किए जाते ग्रहण। हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अपचयन के अंतर्गत आता है। तो पहले हम यदि अपचयन को देखेंगे तो देखो हमारे पास है P4, ये क्या है P4 है, और इस पर हमने क्या करवानी है, यहाँ पर लेंगे 10 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन तीनों में से एक घटना होगी यहाँ पर जो दिखाई देगी हमें, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की, और क्या बना देगा, ये बना देगा 10 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना 10 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्या हुआ, देखो प्लस यहाँ पर बनेगा 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे H3PO4, H3PO4, ठीक है।
और साथ साथ में क्या हुआ, इसमें 4 मॉलिक्यूल H2O। देखो बेटा यहाँ P4 क्या था, शून्य वाला, और यहाँ पर देखोगे तो उसने क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी इसमें जुड़ गया, देखो यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ गया इसमें फास्फोरस के साथ। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे हम, क्या बोला जाएगा, अपचयन प्रक्रिया। ये इसका अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है, नाइट्रिक अम्ल के साथ भी करवाएंगे तो तब भी क्या होगा, इसका अपचयन होगी, ठीक है ना। तो P4 क्या आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर होगा 20 मॉलिक्यूल क्या होंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। ये इसकी अपचयन प्रकृति हो जाएगी और क्या बना देगा, 20 मॉलिक्यूल क्या होंगे, NO2, ठीक है ना, प्लस क्या होगा, H3PO4, और इसके मॉलिक्यूल बन जाएंगे कितने, 20, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल H2O। तो इस प्रकार से कुछ गुण होते हैं बेटे इसके, है ना। ये दूसरा नंबर है। इसके बाद ये तो था सफेद फास्फोरस, जो हमारे पास श्वेत फास्फोरस था उसके बारे में। नेक्स्ट है इसमें, वो है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस को आप लोगों ने देखा होगा, जो लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस हमारे घरों में भी मिल जाता है ना। माचिस की तीली के आगे जो लगा रहता है वो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। और इसको देखो बेटा, ये कोल गैस या कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया वातावरण में, है ना। सफेद फास्फोरस को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें लाल फास्फोरस मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सिंपल, ये हमारे पास श्वेत फास्फोरस है, ठीक है। और इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करना है, गर्म करना है, और टेम्परेचर क्या देना है, 550 के लगभग केल्विन तक, है ना। तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लाल फास्फोरस। वही इसकी प्रोसेस है। श्वेत फास्फोरस से हम क्या बना सकते हैं, लाल फास्फोरस बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस फास्फोरस का भी क्या है, इसका भी जो फॉर्मूला है वो भी है P4 के रूप में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है ना। लाल फास्फोरस की संरचना थोड़ा भिन्न होती है, किस प्रकार से होगी, ये किस प्रकार से जुड़ा रहता है, देखो यहाँ जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, ये दूसरे फास्फोरस से यहाँ जुड़ा हुआ, तीसरे से यहाँ जुड़ा हुआ, चौथे से यहाँ जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से जुड़ा हुआ। लेकिन यह क्या करता है, 3 वैलेंसी की होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये फास्फोरस यहाँ से जुड़ जाता है ऐसे, देखो ऐसे करके जुड़ता चला जाता है, ये आगे की तरफ जुड़ता है, ये देखो यहाँ जुड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा तो इधर की तरफ जुड़ेगा, इधर ऐसे जुड़ेगा। इसकी वैलेंसी 3 होती है, लेकिन ये इस प्रकार से ये बीच में आपस में बॉन्डिंग नहीं करता। तो ये लाल फास्फोरस की संरचना है, क्या है, ये लाल फास्फोरस की संरचना। यदि इसको आगे आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, ऐसे देखो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो संरचनाएं होंगी वो किसकी होगी, लाल फास्फोरस की होगी, ठीक है ना। इसके कुछ लक्षण है बेटा लाल फास्फोरस के, ठीक है ना, कठोर होता है, क्रिस्टलीय होता है, ठीक है ना, और ये गंधहीन होता है, जैसे वो लहसुन की गंध वाला होता था, ये कैसे होता है, गंधहीन होता है। जो लाल फास्फोरस होता है गंधहीन माना जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये कैसा होगा, ये इतना विषैला नहीं होता है ना, ज्यादा विषैला नहीं होता, कम विषैला तो होता है लेकिन कम कम विषैला होता है, ठीक है ना। और इसमें देखें बेटा, ये जल में क्या होता है, घुलता नहीं है, जल में क्या नहीं होगा, घुलेगा नहीं, लेकिन अल्कोहल में ये क्या होगा, अल्कोहल और ईथर में क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन थी इसकी कुछ, है ना। ये क्या होते हैं, ये भी अस्थायी होते हैं, अस्थायी होंगे तो क्या होंगे, क्रियाशील ज्यादा होंगे, है ना। और इसका ज्वलन जो ताप है वो 443 है, और वायु में आग नहीं पकड़ता बेटा, ध्यान रखना, वायु के साथ अभिक्रिया करके आग नहीं पकड़ता। जैसे हमने बताया था पहले वाले कंडीशन में फॉस्फीन गैस बन गई थी, वायु में अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है ना। और ये क्या नहीं करता है, कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, ये NaOH से अभिक्रिया नहीं करता,
ठीक है ना, जो कास्टिक क्षार होंगे उनसे क्या नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका एक और है कि जैसे जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं से क्या होता है, संयोजित हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। और धातु से केवल क्या करता है, उच्च ताप पर क्रिया करता है। यदि धातुओं से कराएंगे तो उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और है कि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, फास्फोरस, सॉरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। यदि हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास P4 है और यदि हम 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या बना देता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। P2O5 भी, उसका नाम भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है बेटा। और P4S10 का नाम भी क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है ना। ये दोनों ही इस प्रकार से बन जाते हैं। और ये क्या होता है, प्रदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक। इसके बाद देखो बेटा, ये थोड़ी याद रखना आपको, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में थोड़ा सा क्या है अंतर, कि इनमें क्या क्या अंतर होता है ना। तो यहाँ पर ये देखो कि जो श्वेत फास्फोरस है वो लहसुन जैसी गंध आती है, इसमें कोई गंध नहीं आती, ठीक है ना। वैसे ही याद रखने के लिए, ये वायु में आग पकड़ लेता कौन, जो हमारे पास श्वेत फास्फोरस है वो वायु में आग पकड़ लेता बेटा, और लाल फास्फोरस ऐसा नहीं करता है। ये तो वायु में आग पकड़ लेता है और ये वायु में आग नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। ये कम जहरीला होता है, कौन वाला, लाल फास्फोरस, और ये जहरीला बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। ये जहरीला ना के बराबर, माने ये जहर होता ही नहीं है, लेकिन ये जहरीला होता है, ठीक है ना। ये NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, PH3 बना देता है, ठीक है ना। ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। ये प्रदीप्ति प्रदर्शित करता है ना, उजाला प्रदर्शित करता है, ये उजाला प्रदर्शित नहीं करता। तो ये थे इनके लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में अंतर, ठीक है ना। इनको याद रखना आप लोग, ठीक, बहुत आसान। उसके बाद है बेटा तीसरा फास्फोरस है काला फास्फोरस। इनकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। काला फास्फोरस, लेकिन जानकारी सारी चीजें होनी चाहिए बेटा, है ना। काला फास्फोरस, इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, ये भी P4 के फॉर्म में होगा, है ना। ये भी क्या होगा, P4 के फॉर्म में होगा, क्योंकि जितने भी फास्फोरस है वो P फॉर्म के। अब काला फास्फोरस क्या होते हैं, इसके दो अपरूप होते हैं, दो अपर रूप होता है इसके। क्या होता है बेटा, इसके दो अपर रूप, इसके अपने दो अपर रूप है। और वो कौन कौन से होंगे, यदि देखा जाए तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो होगा बेटा अल्फा, ये है अल्फा काला फास्फोरस, ये क्या होगा, अल्फा काला फास्फोरस। और दूसरा कौन सा होगा, ये होगा बीटा, एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा, है ना, बीटा काला फास्फोरस। दो अपर रूप है इसके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, दो अपर रूप होंगे। जब हम क्या करते हैं, जो लाल फास्फोरस होता है बेटा, हमने क्या लिया, इसको बनाने की विधियां क्या हो सकती है, कि जो लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस, इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा अल्फा, अल्फा काला फास्फोरस, काला फास्फोरस। इसको क्या करना है, हमने केवल गर्म करना है ना। और ये टेम्परेचर लगभग क्या होगा, 800 केल्विन के लगभग, ठीक है ना। 800 केल्विन के लगभग हम जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, किसी नली में बंद करके, तो ये क्या करेगा, ये हमें काला फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा वाला, अल्फा, अल्फा काला फास्फोरस, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसके जो बंधन कोण होता है बेटा, ये 90 डिग्री का होता है। यदि हम देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस और फास्फोरस, इनके बीच जो बंधन कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये है किसके बारे में, ये फास्फोरस के, काला फास्फोरस है। ये तीनों अपर रूप के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले ली।
इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इसमें ये है फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स या फास्फोरस के ऑक्साइड, सॉरी ट्राई ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के ऑक्साइड। और कौन सा ऑक्साइड? ये फास्फोरस के ऑक्साइड है ना। तो फास्फोरस के ऑक्साइड कौन से वाले? जो ट्राई ऑक्साइड है। कौन से वाले? ट्राई ऑक्साइड, जो 3 फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो इसमें यदि देखा जाए तो फास्फोरस के जो मुख्य ऑक्साइड हैं कौन कौन से हो सकते हैं? तो नंबर 1 होता है बेटा इसमें, ये होता है P4O6, इसका नाम है फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। और दूसरा यदि हम देखेंगे, दूसरा है इसमें P4 और O10, इसका है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो पहले हम ट्राइऑक्साइड को देखते हैं, ट्राइऑक्साइड का निर्माण कैसे हो सकता है ना। तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड यानी कि P4O6 का निर्माण कैसे हो सकता है ना। इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका निर्माण कैसे हो सकता है? जब हम क्या करेंगे, फास्फोरस को 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, गर्म करेंगे इसको, तो गर्म करने से बन जाएगा P4O6, इसका नाम है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है, यदि हम इसके गुण को देखेंगे तो ये जल में विलीय होगा, जल में क्या होगा? विलीय होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका क्रिस्टल कैसे होगा? सफेद रंग का क्रिस्टल होता है इसका, ठीक है ना। और लहसुन जैसी गंध आती है इसमें, ठीक है ना। जैसे ये गुण है इसके, 2-3 गुण, जल में विलीय होगा, सफेद रंग का होगा, लहसुन जैसी गंध आएगी, ठीक है। और इसमें जल में विलीयता क्या होती है? जल में विलीयता होता है यानी कि जल में आसानी से घुल जाता है। और ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस अम्ल बना देता है बेटा, देखो ये इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, जल में विलीयता, जल में विलीयता, घुलने की दर जो है जल में किस प्रकार की विलीयता होगी। तो जल में यदि हम इसकी विलीयता को देखते हैं तो ये P4O6 है, इसका नाम फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। और इसमें क्या करेंगे, 6 मॉलिक्यूल H2O लेंगे, ठंडा जल है, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, 4 मॉलिक्यूल बन जाएगा H3PO3, इसका नाम नोट कर लो बेटा, H3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? या फॉस्फोरस अम्ल, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस अम्ल, ठीक है ना। दूसरा यदि हम क्या करते हैं, गर्म जल में करवाते हैं, ये तो ठंडे में है, ठंडा जल लिया हमने। दूसरा यदि हम गर्म जल लेते हैं तो गर्म जल में क्या करेंगे, P4O6 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल H2O ही होंगे, लेकिन ये गर्म होगा। अब की बार हमने इसको गर्म किया हुआ है ना, हीट किया हुआ, तो ये बना देता है H3PO4। देखो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, H3PO4, इसके 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और साथ साथ में इसमें क्या होगा, PS3 बनेगा, इसका नाम क्या होगा? ये देखो बेटा, ऊपर वाला फास्फोरस अम्ल है और नीचे वाला है फास्फोरिक अम्ल। ये क्या है, ये इसलिए कह रहा हूं, ये आगे है आप लोगों के पास, है ना, फास्फोरिक अम्ल। ये दोनों नाम नोट कर लो, मैं पूछूंगा आप लोगों को। फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, फास्फोरस अम्ल है H3PO3, ये दोनों याद रखना आपको, ठीक है ना। इसकी संरचना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़कर तो मैं संरचना बतानी है तो बता देता हूँ। इनकी जो संरचना है बेटे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इसको बाकी मैं कल बताऊंगा इसके बारे में, और आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। ये थोड़ा सा